मेरा नाम है अमोल उजागरे और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पे। और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं मेरे एक अजीज़ दोस्त मिस्टर अजय कौठानी। ये एक्चुअली एक टेक्निकल लीड है यूनाइटेड हेल्थ इस सॉफ्टवेयर कंपनी में। इसके बारे में ये थोड़ा सा ज़्यादा बताएंगे आपको। तो अजय जी, थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त आपकी जो पोजीशन है, आप क्या काम करते हैं और आपकी मतलब पोजीशन क्या है अपनी कंपनी में? अमोल जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपने अपना वक्त और इतने अच्छे चैनल में आपने हमें इंट्रोड्यूस करवाया, इसके लिए मैं आपका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। अभी तो मैं एक यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप नाम की यूएस बेस्ड कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एज अ टेक्निकल लीड एंड वर्किंग ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स on pharma domain. So we do a lot of things which I cannot explain here, but yeah, that's it. ओके। जैसे कि आपने सुना इनसे कि ये एक अच्छी कंपनी में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और अराउंड उनका 7+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज हम इनकी सफलता देख रहे हैं, लेकिन हर सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। लोग सफलता देखते हैं, संघर्ष नहीं देखते। तो इनके यहाँ तक के इस सफ़र के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे इनके बचपन से। तो बताइए अजय जी, आपका बचपन कैसा था? सच कहूँ अमोल जी, मेरा बचपन इतना ठीक तरह से गुजरा नहीं है। जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। और हमारी फैमिली में काफ़ी सारे संघर्ष रह चुके हैं और इवन with mom and dad the relations were very bad, and the kind of environment where I grown, and I took my entire education, post graduation and everything. तो मुझे कहना चाहता हूँ कि मैं उस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जहाँ पे हर पल तुमने संघर्ष देखा है, हर पल झगड़े देखे हैं, एक अशांतता देखी है घर में। और हम उस माहौल में हमारा बचपन हमने गुजारा। वैसे एजुकेशन का कहना है तो मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था बचपन से, बट जिस तरह से जिस एनवायरनमेंट में रहता था तो मुझे अलग सी घबराहट, अलग सा डर रहता था मन में। एक तो माहौल ठीक नहीं था और हर पल मुझे इनसिक्योर फीलिंग रहती थी। जब भी मैं पढ़ता था, जब भी मैं कुछ इनिशिएटिव लेना चाहता था तो मुझे हर बार एक डर सा घेरा हुआ रहता था। बट ये एक अच्छा था कि मैं संघर्ष करता था, पढ़ता था, आगे जाना चाहता था। बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं क्लास में नंबर 1 आना चाहिए और उस तरह से मैं पढ़ के हर बार क्लास में नंबर 1 रहता था। मम्मी का बहुत प्यार था, पापा का कभी साया मिला नहीं। और आजू बाजू के लोगों के घर में काम करके उनके बाद उनको अपने बारे में अच्छा इमेज क्रिएट करके, वो जो कहे वो काम करके, जो खाने को मिला वो खा के, इस तरह से हमने हमारा बचपन गुजारा। बट पढ़ाई में हम काफ़ी हमेशा अव्वल रहे हैं। बट मुझे अभी भी कहना चाहता हूँ कि इवन फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू कम फर्स्ट स्टैंड इन माय क्लासेस, बट बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम आई यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग। माइट बी द रीजन, आई मीन, एक हमेशा मैं कहा हूँ कि जैसे मेरे मन में एक डर सा रहता था और एक बात रहती थी कि एक एक्सपेक्टेशन सेट थे मेरे। ओके। वो डर किस प्रकार का था, मतलब किस वजह से वो डर आता था आपके मैं अंदर? जो बचपन में तो मुझे पता नहीं चलता कि इस मामले में मैं इतना क्यों डरता हूँ, लेकिन जब मैं ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई केम टू नो, आई रियलाइज कि ये जो डर था, जो मैंने खुद के लिए अपने एक्सपेक्टेशन सेट किए थे और मुझे हमेशा लगता था कि मुझे क्लास में नंबर 1 आना चाहिए। और बिफोर गोइंग टू एग्जाम आई यूज्ड टू फील कि अभी मैं एग्जाम में नंबर 1 आऊँगा या नहीं आऊँगा। इस बात को लेके मुझे हमेशा डर रहता था मन में। अच्छा। और इस तरह से हमारा बचपन काफ़ी संघर्षमय रहा। ओके। तो मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं तक आपके दोस्त कैसे थे, मतलब फ्रेंड सर्कल कैसा था आपका? देखो, स्कूल में तो काफ़ी तरह के फ्रेंड्स हमें मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे ही मिलते हैं। और जिस तरह से हम पढ़ाई करते थे तो हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स के साथ ही रहते थे। ऐसा कोई बुरे फ्रेंड्स या बैड एनवायरनमेंट का हमें कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ अनलेस एंड अनटिल आई मीन इन द फैमिली। बाहर काफ़ी लोग अच्छे मिले।
हमेशा अच्छा सुझाव देने वाले ही मिले, और हमारा बचपन इस तरह से गुजरा। ओके। तो मैंने कुछ ऐसा सुना है कि 10वीं के बाद आप कुछ आगे पढ़ना नहीं चाहते थे और आप घर में ही किसी आपका मतलब फैमिली रेस्टोरेंट है उसमें कुछ काम करना स्टार्ट किया था आपने। Exactly. I mean, after 10th, I mean, I scored very well, but फैमिली हालात भी ऐसे थे और बिजनेस रिक्वायरमेंट भी थी, तो आफ्टर 10 मैं अपने बिजनेस में योगदान देना चालू किया। मेरे मामा जी का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाता था मैं। सुबह 9 बजे जाके मैं रात में 2 बजे तक कंटिन्यूसली ड्यूटी करता था। हर तरीके के रोल में मैं परफॉर्म करता था। अगर वेटर नहीं है तो वेटर का काम करो, हेल्पर नहीं है तो प्लेट उठाओ, अगर काउंटर पे कोई नहीं है तो काउंटर संभालो, किचन में कोई नहीं है तो किचन में देखो, मैनेजर नहीं, बाहर का सामान लाना। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि हमने खुद अपने सर पे सब्जी या काफ़ी सारी चीज़ें लेके हम होटल आ चुके हैं, उस तरह का व्यवहार कर किए हैं। और फिर एक वहाँ पे भी हमें ऐसा लगने लगा कि हमारा अस्तित्व क्या है उस बिजनेस में। एक तो मामा का ही बिजनेस है, हम क्या कर सकते हैं। तो बाद में मैंने एक मन पे ठान लिया कि हमें कुछ तो करना है, और मैंने अपनी पढ़ाई जोरों से स्टार्ट की। ओके, मतलब 10वीं के बाद आपने 11वीं में मतलब कॉलेज के लिए अपने दाखिला लिया मतलब कॉलेज के लिए एडमिशन लिया। Yes, in 11th I joined, but in 12th I took 2 years of gap, and during these 2 years I used to help my mama ji in restaurant. But at third year I came to realize that I should do something, because this is not my own business and I don't have capital to invest and go ahead with this plan. तो मैंने तीसरे साल में मैंने काफ़ी जोरों से पढ़ाई की, और जिस तरह से मैंने गुण लाए, मार्क्स लाए, इट वाज रियली अप्रिशिएटिंग। जी हाँ बिल्कुल। मैं बस उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक मैंने सुना है आप रेगुलर कॉलेज भी नहीं जाते थे। आपको मतलब आपके जो प्रोफेसर थे उनका भी कुछ ज़्यादा गाइडेंस नहीं था। तो जितना आपके स्कोर है मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा इनके पूछकर कि उस उन दिनों जो इंजीनियरिंग का एडमिशन होता था वो पीसीएम के ग्रुप का होता था। ठीक है, लाइक अभी तो मतलब एंट्रेंस होती है, लेकिन उन दिनों पीसीएम के ग्रुप में होता है। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो हम इनसे सुनेंगे कि इनके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में मार्क्स कितने थे, सब बताइए। थैंक यू अमोल फॉर दैट अप्रिसिएशन नोट। डेफिनेटली आई मीन, जब मैं 12th में था काफ़ी पढ़ाई जोरों से चालू किया, नहीं, और अभी मेरा फिलहाल एक मार्क्स मार्क्स बताइए ही अपने। एम था मेरा कि मुझे स्कोर अच्छा करना है, और मेरा 98.33 पीसीएम था। फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 थे, केमिस्ट्री में 96 थे, और मैथ्स में 97 थे। ओके, तो हमने ये सुना कि उनका ये रिजल्ट ऐसा था, जबकि हमने ये भी सुना है कि इनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, ये स्ट्रगल में थे और मतलब ये अपने मामा जी के यहाँ काम भी करते थे। तो हम सब और मैं खुद पर्सनली ये जानना चाहता हूँ, जब आपके पास प्रोफेसर का गाइडेंस नहीं था, आपके पास अच्छी किताबें नहीं थी, आप अपना आधे से ज़्यादा वक्त तो रेस्टोरेंट में गुजारते थे, तो आपने ये पढ़ाई कैसे की, मतलब कैसे मैनेज किया आपने? बात तो सही कहा मुझे आपने कि स्ट्रगल तो काफ़ी था इसमें। मामा जी वैसे हमारे काफ़ी अच्छे थे नेचर वाइज, वो भी चाहते थे कि हम कुछ करें, आगे बढ़े, तो उन्होंने हमें लिबर्टी दी कि हम एजुकेशन ले और उसमें आगे बढ़े। बट अभी भी मुझे याद है कि जब भी सीज़न में काफ़ी 4-5 महीने का ऐसा वक्त रहता था जहाँ पे काफ़ी गिराई रहता था, और हमें हमेशा होटल जाना पड़ता था, तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ थिंग्स टुगेदर। फिर भी मैं जब जैसे चाहे वैसे टाइम निकाल के पढ़ाई करता था। होटल्स में फॉर्मूले की मैंने खुद की अपनी बुक बनाई थी, और होटल्स में मैं रिवाइज करता था वो जाके, और जैसा टाइम मिले वैसे मैं पढ़ाई करता था और आगे बढ़ना चाहता था। ये नोट्स वगैरह कहाँ से मिले आपको? ये तो तीसरे, जब थर्ड ईयर में कॉलेज करना चाहता था तो कुछ समय मिलता था जब कॉलेज भी कर सकता था मैं, वो नोट्स लिया, और मेरे सीनियर से भी अपने नोट्स लिए, जो जिन्होंने काफ़ी अच्छे नोट्स लिखे थे, जो पहले साल के बच्चे थे, उनसे मैंने नोट्स लिए थे। जी, ये अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब ये इनिशियल लेवल का, मतलब अगर हमको मतलब सब कुछ अवेलेबल है घर में, मतलब माँ बाप सब कुछ अवेलेबल करके देते हैं, लेकिन फिर भी 98% लाना मतलब मजाक नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या सोचा आगे क्या करना है? जैसे ही मार्क्स मुझे मिले तो डेफिनेटली आई वाज प्लानिंग फॉर सम गुड इंस्टीट्यूट,
और मुझे PICT में फॉर्चुनेटली एडमिशन मिला। आई वॉज वेरी हैप्पी टू ज्वाइन PICT। एक मेरे पहचान मेरे सीनियर्स थे, उनका भी रेफरेंस और मुझे काफ़ी सुझाव मिला कि ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और मैंने PICT ज्वाइन किया। ओके, तो PICT में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? दो चीज़ें थी। एक, जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता था, जो इनसिक्योर फीलिंग लेके मैं जिस तरह से अपने आप में बढ़ा था, तो मुझे काफ़ी अकेलापन सा महसूस होता था यहाँ पे PICT कॉलेज में। दो आई मीन यू नो कि एज आई सेड कि व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई हैड, तो मुझे काफ़ी इनसिक्योर फीलिंग रहती थी, इतना मैं फोकस नहीं कर पाता था यहाँ पे। और बिजनेस का भी थोड़ा सा रूटीन सेट हो गया था, तो पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था, फैमिली होम सिकनेस रहता था। तो थोड़ा सा इनिशियल डेज में मैंने स्ट्रगल किया PICT में भी। मेरे 2 साल में ईयर डाउन रहा, और it was very tough time for me to get out of the college and complete my degree again. So कह सकते हो कि after success it was a sine wave for me in my life. ओके, ups and downs. ups and downs, ups and downs. Okay. पता नहीं, मैं सोचता नहीं था, लेकिन ऐसे कुछ सीन्स बनते थे और ऐसा कुछ होता था कि मुझे वो डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था। मैंने यहाँ तक सुना है कि आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होती थी, लेकिन आप एग्जाम में नहीं जाते थे, आप कहीं पार्क में चले जाते थे, आप मंदिर में चले जाते थे। एग्जैक्टली। तो वही मुझे लगता है कि जब मैं आज एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें इसको काफ़ी स्ट्रांगली पुश करती है और पुट अप करती है, सपोर्ट करती है। एक तो मेरा बैकग्राउंड बहुत डराव सा रहता था, कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो मैं थोड़ा सा घबराहट सी लगती थी। कुछ पुराने दिन याद आते थे, कुछ हार्ड टाइम याद आता था, तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता था। और दूसरी बात कि मैं अपने आप में एक एक्सपेक्टेशन सेट किया था 12th में कि अगर पूरी पढ़ाई हो तो ही मैं एग्ज़ाम जाऊँ, और इंजीनियरिंग का सिलेबस तो ऐसा रहता था कि हम पूरी पढ़ाई कर नहीं पाते थे। तो मुझे लगता था कि अगले बार हम अच्छी तरह से स्कोर कर पाएंगे, और हर बार मैं पढ़ाई करता था और मुझे लगता था कि मैंने पूरा किया नहीं, और एग्ज़ाम को जाने से पहले मैं समझ लेता था कि अगली बार हम काफ़ी अच्छा स्कोर सकते थे। और थोड़ा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड का भी था, क्योंकि इस सारे माहौल में मुझे कहीं तो किसी का सपोर्ट चाहिए होता था। हाँ, और मैंने अपने गुरु का, भगवान का और किसी का सहारा लेना चालू कर दिया, और मैं मंदिर में और इधर उधर घूमता था। ओके, तो यहाँ पे ये तो समझ में आता है कि मतलब आपने डिफिकल्टीज फेस करना चालू किया था, और अभी भी आपने बताया कि आप किसी का सपोर्ट लेना चालू किया था आपको। तो मैं एक क्यूरियोसिटी है मेरे दिमाग में, मतलब कि आपको ये जो सपोर्ट आप ले रहे थे, मतलब किसी गुरु का, वो कहाँ से शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जो आपको चाहिए होता है, फैमिली सपोर्ट, तुम्हारे मम्मी पापा का सपोर्ट, एवरीडे टॉक, और कुछ तो चाहिए होता है। और जिस तरह का माहौल मेरे घर से मिला नहीं था मुझे, आई वॉज अ वेरी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हु वॉज ग्रोइंग इन द इंडस्ट्री, इन द एजुकेशन फील्ड। तो फ्रेंड्स ही मेरा पूरा था। और दूसरा, मुझे हमेशा लगता था कि डर सा, जो मैंने बोला कि ऐसा मुझे इनसिक्योर फीलिंग होती थी, और मुझे एक विश्वास सा होने लगा कि भगवान पे उनके नाम लेने से कुछ अच्छा होगा। और मैंने एक मेरे फ्रेंड से विपश्यना भी सुना था, जो मैंने फर्स्ट टाइम ईयर डाउन हो गया तो मैंने विपश्यना लेने की कोशिश की, और मेरी ज़िंदगी तो पड़ाव सा था। आई मीन स्ट्रगल इज एवरीवेयर, आई वुड लाइक टू से, आई मीन इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ स्ट्रगल वाज देयर। मैंने विपश्यना करने का सोचा, पहली बार गया, काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ी, और मैं 3 दिन में ही वहाँ से भी अपना जी जी जी। मीन्स बैकफुट पे आ गया, और मैंने वहाँ से निकल पड़ा। बट बाद में मैंने, बट एक बात थी मेरे की, जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उसको उस सिचुएशन में मैच होने के लिए, खुद को उस सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हमेशा काफ़ी बार मैं बैकफुट पे आ जाता हूँ, बट वो चीज़ मैं पूरी करता हूँ। और फाइनली इन सेकेंड ईयर आई डिड विपश्यना अगेन फॉर 10 days, एंड इट वाज अ blessing days, blessing moments. It was very nice feeling after doing vipassana. ओके, तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है कि मतलब एक बात है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आई, और आप किसी न किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकलते चले गए। अब ये बाहर निकलने का दौर कैसे शुरू हुआ, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपको इंस्पायर करती थी, कौन सी चीज़ें थी जो आपको अपने बैड पैथ से बाहर निकलने के लिए आपको मजबूर करती थी? एक तो
हमेशा मुझे बैकग्राउंड की वजह से एक फोर्स था जो मुझे पीछे खींचता था, लेकिन एक दिल की सच्चाई भी थी कि मुझे हमेशा अच्छा काम करना है, आगे जाना है और कुछ तो करना है जो आई विल पुट समथिंग फॉर द सोसाइटी। और काफ़ी मैं सोशल काम भी करता था उस समय। जब मैं सेकेंड ईयर एयरडाउन था तो मैं वाजे मारवाड़ी का स्लम एरिया था, वहाँ पे क्राई कमेटी से ओके। तो मैं वहाँ पे जाता था। तो एक मुझे लगता है कि एक मेरे में कुछ तो फोर्स था और मैं अच्छा। हमेशा चाह रहती थी कि मैं कुछ तो करूँ। Because of that only I succeeded in my life and I did something good for rest of the people or हाँ। myself. ओके, तो इंजीनियरिंग आपका अभी स्ट्रगल में जा रहा था। जिस दिन आपका इंजीनियरिंग खत्म हुआ, मतलब जिस दिन मान लो कि आपका रिजल्ट लग गया या फिर एग्जाम खत्म हो गए, उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी? Truly speaking, it was a great moment for me to complete my engineering because I was tired of for the long uh, graduation time period. 4 years education course I completed in 6 years. बहुत अच्छी फीलिंग थी कि मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा हूँ, बट दूसरे माइंड में एक चल रहा था कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमारे स्कोर कार्ड्स इतने अच्छे नहीं थे इंजीनियरिंग में। तो 2008 का जो पीरियड था, रिसेशन पीरियड था, तो हमें बहुत खुशी भी थी एक तरीके से हम कंप्लीट कर रहे हैं एजुकेशन, और दूसरी तरफ से मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल थे कि अभी आगे हमें सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि घर से पैसे आना बंद हो चुके थे और क्या करना क्या नहीं करना इसमें काफ़ी। अच्छा, कैंपस में ट्राई नहीं किया? क्योंकि पीआईसीटी तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसमें मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में ही बच्चों को जॉब लग जाती है, तो आपने कैंपस इंटरव्यूज में ट्राई नहीं किया? इसमें दो दो इंटरव्यू में ट्राई करना तो चाहता था, लेकिन एक डर सा रहता था कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं हो चुका था कि मैं किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकता हूँ और आगे जा सकता हूँ। तो फिर इस वजह से भी मैं पीछे रह चुका था। और सेकंड थिंग, 2008 वाज अ रिसेशन पीरियड, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू गेट द जॉब एंड सेटल डाउन। ये दो चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने कॉलेज से प्लेसमेंट ना ले पाए। ओके, तो आपने फिर अपना मतलब क्या ऐसी कोशिशें की, मतलब अपना पहला जॉब पाने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें की? इट वॉज अ रियली टफ टाइम, वेरी टफ टाइम। शुरुआत तो मैंने पिज़्ज़ा हट से की। जिस बैकग्राउंड से मैं था, रेस्टोरेंट, आई वॉज द ओनली पर्सन, आई मीन दैट वॉज द ओनली बिजनेस विच आई वॉज अवेयर। सो मुझे एक ही चीज़ पता था कि रेस्टोरेंट, और आईटी में तो जॉब मिलना मुश्किल था उस टाइम में, तो मैंने पिज़्ज़ा हट ज्वाइन किया। बीइंग अ इंजीनियर, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू join the Pizza Hut and do the kind of service. बट मैंने पिज़्ज़ा हट में काफ़ी काफ़ी चीज़ें सीखी। मैंने तो पहली चीज़ सीखी कि स्ट्रगल। तुम्हें महीना 7,000 लेने के लिए इतना काम करता है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि उसका कोई जवाब नहीं। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी वहाँ पे सीखी मैंने। हॉस्पिटैलिटी सीखी, पेन कितना भी हो तुम्हारे दिल में, चेहरे पे तो मुस्कुराहट लानी है तुम्हें, बिकॉज द काइंड ऑफ इंडस्ट्री, होटलिंग इंडस्ट्री वाज सेट अप। तो हमें आप whatever you are feeling inside, but you have to show very pleasant I mean expression on the face. तो हॉस्पिटैलिटी मैंने सीखी वहाँ पे, सर्विस सीखा, किचन सीखा वहाँ पे मैंने। अच्छा, तो बेसिक बिजनेस का जो क्या बोलते हैं उसको प्लेटफॉर्म रहता है वो तो मुझे था ही पहले से, और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। पिज़्ज़ा हट के बाद मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया टू गेट माई सेल्फ टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन अच्छा हो इसलिए मैंने वो सोचा कि मैं कॉल सेंटर ज्वाइन करूँ। और उस दौरे में मुझे अभी भी याद है कि मैं कोई भी कंपनी का इंटरव्यू छोड़ नहीं पाता था, मैं छोड़ना नहीं था। Though it was related to the IT field, though it was related to the non-IT field, I used to attend each and every interview to get job. So it was a very struggling period from passing out from the college to get the appropriate job in the relevant field. so what was your first appropriate job? तो फिर ये सब करते करते मुझे घर से थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला मामा की तरफ से। तो मैंने सोचा कि एक SaaS का कोर्स करूं, जहाँ पे मार्केट में नया था और लग रहा था कि अगर नया है तो डेफिनेटली इट विल बी हैविंग सम गुड अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर। तो आज जॉब मिले या ना मिले, कभी तो इसका फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता था। और मैंने SaaS कोर्स ज्वाइन किया
6 मंथ्स कोर्स मैंने ज्वाइन किया और वो कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे कोर्स करते करते ही टीसीएस का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और मेरे ख्याल से 200 लोगों में से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हो गए थे, उसमें से मैं एक था। जी, बहुत 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 बधाई आपको। मतलब थैंक यू अमोल जी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना अभी अभी एक बात समझ में आई कि इन्होंने जब ये पिज्जा हट में काम कर रहे थे, ये कॉल सेंटर में काम कर रहे थे, तब तभी उन्होंने बताया कि पहले तो इनको घर से पैसे मिलना बंद हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो अपना कुछ दिखाने लगे, उनके मामा जी ने खुद होके सपोर्ट किया उनको, और घर से उनको वो कोर्स करने के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। तो जैसे कि मैंने भी विपස්සना की, उसमें एक बात बताई गई है, अगर आप उस रास्ते पे चलने लगो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे अज्ञात शक्तियाँ मतलब कुछ नेचुरल पावर्स जो है वो आपकी हेल्प करने लगती है। उसी तरह से इनकी हेल्प की गई है। बहुत सही बात कही है मुझे आपने, बहुत सही बात की कि आप सच्चे दिल से सोचो, सच्चे कर्म करते रहो, आपको पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए राजी रहेगी और रहेगी। मुझे अभी भी याद है कि पिज़्ज़ा में काफ़ी लोग अच्छे मुझे मिले थे, कॉल सेंटर में काफ़ी लोग मिले थे जो मुझे कहते थे कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, मेंटल सपोर्ट तो था ही मेरे फ्रेंड सर्कल से। और उस बात को लेके मैंने साहस किया और टीसीएस में अपॉर्चुनिटी मिली मुझे। ओके, अब टीसीएस में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे लगता है करीब 3 से या 4 साल तक आप टीसीएस, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इट वॉज ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट आजकल के नौजवानों को या फिर इस पीढ़ी के नवयुवकों को मैं कहना चाहूँगा, nowadays if you see the even now I mean there are 5 employees who report me, uh, they don't have strength, they don't have patience, they don't have, they have capability but they have a very negative approach or attitude. तो जब हमने टीसीएस में ज्वाइन किया, मैनेजर्स लीड्स कमेंट्स करते थे, कुछ बैड वर्ड्स भी यूज करते थे कि काम ना हो रहा है या फिर कम हो रहा है, फिर एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिवनेस नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो हमने, अभी भी मुझे याद है कि उस सारी चीज़ों को मैं एक ही पॉजिटिव अप्रोच से लेता था कि इसमें मेरी कुछ तो अच्छा ही छुपी है, और हर चीज़ में सीखते गया और मुझे कहने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है कि विद इन ईयर आई वाज सो कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट कि मुझे मैनेजर से ही नहीं, यूनिट हेड से अप्रिसिएशन मिला कि जिस तरह से और जिस मॉड्यूल पे मैं काम करता था, इट वाज वेरी यूनिक। इवन 10 years of experienced people who cannot do that kind of module and who didn't get the exposure, who generally don't get the exposure because of complexity, and I took that opportunity and did very well, and around more than 10 studies I used to handle independently with that particular complex module. ओके, तो इसके बाद जहाँ तक मुझे याद है आपने कुछ सालों बाद टीसीएस छोड़ दी, तो आपने वो जॉब क्यों छोड़ा? देखो कि ट्रूली स्पीकिंग काफ़ी लर्निंग भी हो चुकी थी वहाँ पे, जो भी चीज़ें मैंने काफ़ी सीख ली थी, मेरे लिए कुछ नई चीज़ें नहीं थी वहाँ पे सीखने जाए, और पैकेज भी मेरा कम था। तो एक सर्टेन लेवल पे मुझे खुद को लगता है कि पैकेज एंड नॉलेज शुड गो हैंड इन हैंड। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका नॉलेज ग्रो हो रहा है और पैकेज बढ़ नहीं रहा है। तो देयर माइट बी सेकंड थॉट इन इंडस्ट्री कि रियली दिस पर्सन इज कैपेबल और नॉट, having the least package in your hand. So these two things were there in my mind before leaving the job, और मैंने जॉब स्विच करने का सोच लिया और मैंने यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप ज्वाइन कर दी। ओके, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आपको आपने ये टीसीएस छोड़ने के बाद तुरंत आपको जॉब नहीं मिला, मतलब आपने ये जॉब छोड़ा था, उसके बाद कुछ टाइम गया, उसके बाद आपको जॉब मिला। तो ये टाइम कैसा था, मतलब ये क्यों लगा ऐसा टाइम, और मतलब इस दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा था? Yeah, it was very good. I mean, question Amol, and even मुझे भी लगता है कि टीसी, मेरी फैमिली भी रिक्वायरमेंट थी कुछ, जिसकी वजह से मुझे पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से छोड़ना पड़ा, और मेरी हेल्थ भी उतनी ठीक नहीं रहती थी उस समय, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी था आई मीन हेल्थ वाइज, तो इसलिए मुझे टीसी छोड़ना पड़ा। और अराउंड 9 months आई वाज एट होम एंड इट वाज अ वेरी अगेन डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। घर में रहता था, लोगों के ताने सुनने पड़ते थे, और मैं खुद एफर्ट्स लेना चाहता था, लेकिन मुझे उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस था। तो अगेन आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग
I started going to my restaurant, and I was thinking to do some business, to show some entrepreneurship to the world. But certainly और fortunately मुझे यूजेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और मैं एम से ज्वाइन कर दी. तो overall I would like to seek a very good experience with industry as well, the restaurant, so I can do any kind of business. तो अभी आप यूनाइटेड हेल्थ कॉर्पोरेशन में हैं. कितने साल हुए यहाँ पे 3.2 years. ओके. अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग मतलब आप लीड हैं, तो अभी का एक्सपीरियंस क्या है? उस वक्त तो आप एज मतलब टीम मेंबर थे, अभी आप लीड हो, तो अभी का एक्सपीरियंस क्या है? क्या आप कुछ डिफरेंस महसूस करते हैं उस पोजीशन में और आज के एक्सपीरियंस में? एक बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, कनेक्टिंग डॉट्स. स्टीव जॉब्स की थी या फिर चेतन भगत की, आई एम नॉट श्योर, बट दैट बुक आई रेड, और उसका मुझे मेरे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट करने को मिली. जो मेहनत मैं कॉलेज के टाइम में करता था अपने रेस्टोरेंट में, और जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेता था एज अ ओनर और ओनरशिप दिखाता था, उसका मुझे सही मायने में अगर हेल्प हुआ तो यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप में, जहाँ पे मैं लीड करने लगा. तो मुझे पता था कि बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होते थे, क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं, कि एज अ फ्रेशर व्हाट one a person can think about all scenarios and all situations. इस फेज से मैं भी खुद गुजरा था, और एक ओनर बोल के मैं उस चीज को एक अलग एंगल से भी देख सकता हूँ. तो उसकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली, और truly speaking all those 5 members are very happy and they are very motivated. We delivered so many projects. Everybody delivered the projects, but the kind of environment and culture I built up, it was really good. ओके. तो इन शॉर्ट मतलब ये कहना चाहते हैं इन्होंने जो पढ़ा था कि आप कभी भी पास्ट में देखकर अपने डॉट्स को नहीं कनेक्ट कर, फ्यूचर में देखकर अभी अपने डॉट्स को नहीं कनेक्ट कर सकते, लेकिन जो पास्ट में होता है वो बेमतलब नहीं होता. वो जो होता है उससे कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाओगे. यही स्टीव जॉब्स ने कहा. एग्जैक्टली. और मैं भी कहना चाहता हूँ सभी लोगों से या अपने व्यूअर से कि हमेशा अच्छे कर्म करते रहो, कहीं तो कहीं उसके रिटर्न्स मिलते हैं आपको, और जो भी कर्म आप अच्छे मन से करोगे उसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा ही. तो कोई भी हो, आपके हाथ में किसी भी तरह का काम हो, और अच्छी तरह से करो और आगे फ्यूचर सेट करो, और डेफिनेटली विल ग्रो इन योर करियर. ओके. ये था इनका अब तक का सफर. तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज इस वक्त आपकी लाइफ कैसी है? वेरी ब्यूटीफुल. मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इट इज अगेन द कंपैरेटिव कंसेप्ट. जिस स्ट्रगल से मैं आया था, जिस बैकग्राउंड से आया था, जिस तरह से मैंने स्ट्रगल करके अप्स एंड डाउन देखे थे, और आज मैं इंडस्ट्री में काफ़ी स्टेबल हूँ फिनेंशियली, प्रोफाइल वाइज एंड एवरीथिंग. तो इट इज अगेन व्हाट आई सेड इज अ कंपैरेटिव कंसेप्ट. और जिस तरह से मैंने फ्लैशबैक में चला जाता हूँ तो मुझे आज का हर पल बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूँ और हमेशा खुश रहूँगा. ओके. तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ना आपने जो भी अपने लाइफ से अब तक सीखा है उसको अगर शॉर्ट में अगर सम अप करना हो तो आप कैसे करेंगे? और इससे एक मैसेज मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स को मिले, तो आप अपने सीख को मतलब अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को अगर सम अप करना चाहते हो तो उसको समराइज कैसे करोगे और क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? मैं कहना चाहूँगा कि कठिनाइयाँ हर एक लाइफ में होती है, बट उसको जिस एंगल से देखा जाना चाहिए, तो वो एंगल, अगर तुम अच्छी सोच है तुम्हारी, अच्छे कर्म करने की चाहत है, तो एंगल भी सेट हो जाता है और आप अपने लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ भी सकते हो. तो कहना है कि कठिनाइयाँ सबके लाइफ में होती है और आती भी है. आपको अच्छे विचार रखते हुए हमेशा you should be very strong enough and to build yourself to struggle the situations and the obstacles. So definitely you will succeed in your life. ओके. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चैनल पर आने के लिए. तो आपने देखा हमने
अजय कौठाड़े जी के साथ काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें की। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो कुछ कहा है वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ तो बदलाव लाएगा, और इनके जो एक्सपीरियंस हमने सुने, इनका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इस्तेमाल होगा। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इस वीडियो देखने के लिए। ऐसे वीडियोस की सीरीज़ धीरे धीरे आते ही रहेंगे, और इनको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका एडवांटेज ले सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय। एंड आई वुड लाइक टू लीव दिस सेशन विद द पॉजिटिव नोट कि आप जो काम कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि high profile success stories are very different with the different situations. And if you see, I mean 80% population belong to a middle class family. तो मिडिल क्लास फैमिली के प्रॉब्लम्स, मिडिल क्लास फैमिली के सिचुएशंस अलग रहते हैं. So we cannot correlate with the high profile people and bring all those things to execute in our life. So definitely we all are middle class people and we struggle a lot many things. और डेफिनेटली हम हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और आप जो एक अच्छा काम, अच्छा विड़ा लिया है कि काम करने का, डेफिनेटली इट विल हेल्प टू ऑल ऑफ अस.